ओके, हेलो एवरीबॉडी। तो वेलकम टू द डिसेंट बायो क्लासेस। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल, जिसको हम बोल सकते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ, और हम सब जानते हैं सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल को और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने बोला सेल, तो हम सेल को बोल सकते हैं सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, और इसी नाम से एनसीईआरटी में अपना चैप्टर भी है, सेल इज़ द यूनिट ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से अपना चैप्टर भी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं सेल को, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को अभी हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेल, तो जब हम सेल को डिफ़ाइन करते हैं तो बोलते हैं सेल इज़ द इट इज़ द फंडामेंटल it is the fundamental structural and functional unit of लाइफ। और जब भी हम बात करते हैं लाइफ की, तो हम मेरा मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो यहाँ पे सेल की क्लासिकल डिफिनीशन जो है ऐसी हो गई। उसके बाद पहला पॉइंट तो हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना वो ये है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज़म एग्जिस्ट कर रहा है वो कंपोज्ड होता है, मतलब बना हुआ होता है। ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ, हर एक ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड होता है। इधर इट इज़ द सिंगल सेल से अगर बना है तो उसको बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, या फिर उसी को बोलते हैं क्या, यूनिसेलुलर। या तो ऑर्गेनिज्म बना होता है मोर देन वन सेल, जिसको बोल रहे हैं मल्टीपल सेल, या फिर मेनी सेल। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर। ये तो सारा बेसिक डिफिनीशन हुआ हमारे क्लास 9th और क्लास 11th दोनों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को और हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एक कैपेबल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, ये दो चीज़ों के लिए कैपेबल होता है। पहला तो ये होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इनको ज़िंदा रहने के लिए अकेले भी ज़िंदा रह लेंगे, इनको किसी और ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और दूसरा जो फीचर्स है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो है, ये जो है इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ अकेले परफॉर्म कर सकते हैं। इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ अकेले परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ अकेले परफॉर्म कर ले रहे हैं, इसी वजह से इनको हम बोल देते हैं कि इनका जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ओके, तो ये सारा अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप से हो गया सेल के बारे में। अभी हम मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। जब भी हम मूव कर रहे हैं तो हमें इस चैप्टर में जो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी होती है वो होती है सारे साइंटिस्ट के नेम। तो अपने पास यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इनके नेम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइंटिस्ट नेम, तो साइंटिस्ट नेम में हम स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट से हम लास्ट तक के साइंटिस्ट जितने भी अपने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं सबका नाम याद रखने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला हम साइंटिस्ट की नाम याद रखेंगे वो हैं अपने रॉबर्ट हुक का नेम क्यों याद रख रहे हैं? तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल का फर्स्ट सेल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट डेड सेल। यहाँ पे बोलेंगे डेड सेल और हाईलाइट करेंगे हम डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम में इन्वेंट किया था। दूसरे साइंटिस्ट जो आते हैं इनका नाम है एंटनी वॉन लीवेनॉक। एंटनी वॉन लीवेनॉक ने फर्स्ट टाइम में हमें लाइफ सेल के बारे में बताया था। फर्स्ट
टाइम में लाइव सेल, लिविंग सेल के बारे में एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने बताया था। तो यहाँ पे हाईलाइट करने वाली जो पॉइंट है वो है लाइव सेल। जब भी लाइव सेल की बात हो तो हम एंटनी वॉन लीवेनहॉक को क्रेडिट देंगे, और जब भी डेड सेल की बात हो तो हम रॉबर्ट हुक को क्रेडिट देंगे। इसके बाद जो तीसरे साइंटिस्ट आते हैं, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं अपने, हैं ये रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है उसका ईयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका ईयर, और ईयर याद रखना है 1831। 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद जो चौथे अपने साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने टर्म दिया था, क्या दिया था? टर्म दिया था, या फिर नेम बोल सकते हैं, और क्रोमैटिन नेम इन्होंने ही दिया था। फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन नेम दिया था। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि कौन से साइंटिस्ट हैं जो क्रोमैटिन टर्म दिए थे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लेमिंग की। इसके बाद जो अपने अगले साइंटिस्ट आते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, और अगले साइंटिस्ट हैं अपने सेल थियरी के। जो पांचवें मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं वो अपने हैं सेल थियरी के साइंटिस्ट। तो यहाँ पे देखिए, जो सेल थियरी के साइंटिस्ट हैं, इसमें हम दो साइंटिस्ट का नाम याद रखते हैं। सेल थियरी में जो पहले साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है मैथियस स्लाइडेन। पूरा नाम याद रखना है, हम एम स्लाइडेन और टी स्वान रख के छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है इस बात का, मैथियस स्लाइडेन। और दूसरे जो साइंटिस्ट इसमें आते हैं उनका नाम है थियोडर स्वान। तो मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान, ये दो साइंटिस्ट हैं अपने, जिन्होंने सेल थियरी को बताया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ एक है, ये जो स्वान है ये अपने जूलॉजिस्ट थे। जो स्वान है ये अपने जूलॉजिस्ट थे, और जो स्लाइडेन है ये अपने बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट, ऐसा आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे, मिल जाएगा। जर्मन बॉटनिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट के नाम से इनका मिल जाएगा, मैथियस स्लाइडेन और स्वान का। इसके बाद जो छठवें अपने साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं अपने रुडोल्फ विर्को का नाम तो हमें भूल के भी नहीं भूलना, कोशिश करना है इनका नाम एकदम याद रहे। रुडोल्फ विर्को ने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो ईयर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1855 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका नाम जिसको बोल रहे हैं, इन्होंने बोला था ओमनिस सेलुले याद रखना है। ओमनिस सेलुले ई सेलुलो की किसने दिया था? तो रुडोल्फ विर्को ने दिया था। इसका मतलब होता है ऑल दी सेल्स आर एग्जिस्टेड आर arises from the pre-existing सेल। इनका कहने का मतलब है कि जितने भी नए सेल्स हैं, सारे के सारे सेल कहीं ना कहीं पुराने सेल से बने हैं। मतलब यहाँ से एक एरिया और खुल जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये सेल डिवीज़न का एरिया के बारे में थोड़ा बहुत पता लग जाता है यहाँ से, कि जितने भी सेल हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। तो इसलिए रुडोल्फ विर्को का स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि ओमनिस सेलुला किसने दिया था? तो रुडोल्फ विर्को ने दिया था। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। इसके बाद जब हम अगले साइंटिस्ट का नाम देखते हैं, तो हम इसमें देखेंगे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। यहाँ पे देखिए, सिंगर एंड निकोलसन ने जो काम किया था वो किया था बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर अपना जो प्लाज्मा लेमा जिसको बोलते हैं, इनकी डिस्कवरी बेसिकली अभी हम याद रखते हैं। तो इन्होंने जो दिया था, मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ेक
मॉडल, और ये मॉडल बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ईयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका, 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। और इनका जो मॉडल है भाई, ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़िए। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन बाइलेयर जितने भी चीज़ें हैं इनका जिक्र किया हुआ है। इसलिए सिंगर एंड निकोलसन एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हो जाते हैं, और इनका जो डिस्कवरी हम देख रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट आते हैं इनका नाम होता है कैमिलो गोल्जी। जैसा कि नाम में ही इनकी इंडिकेट है गोल्जी, तो हम जान सकते हैं कि इन्होंने डिस्कवरी किया था गोल्जी बॉडी का। ठीक है, तो इन्होंने गोल्जी बॉडी का डिस्कवरी किया था, और एनसीईआरटी में इनका डेट भी है, तो डेट भी हम याद रखेंगे 1898 में इन्होंने कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। इसके बाद अपने साइंटिस्ट आते हैं जॉर्ज पैलेट। इनका यह नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम पे डिस्कवरी किया, राइबोसोम्स की डिस्कवरी किया था जॉर्ज पैलेट ने, और इनका ईयर है 1953 में राइबोसोम की डिस्कवरी कौन किया था? जॉर्ज पैलेट। तो इस तरीके से हम ये सारे नाम याद रखते जाएंगे, और ये सारे अपने इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हुआ करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का नाम सुने हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के समझने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो हम कैटेगरी ऑफ डिवीज़न बना रहे हैं ये हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो गया, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू और प्रो का मतलब होता है फॉल्स। तो यहाँ पे हम फॉल्स न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस टाइप से भी कुछ बातें किया करते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारे रिवीजन का, इसमें हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बहुत ब्रीफ में कर रहे हैं और कुछ चीज़ें क्विक करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम साइटोप्लाज्म को डिफाइन करना चाहते हैं तो साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। मतलब कि जितनी भी एक्टिविटी हो रही है हमारे सेल के अंदर, जितनी भी एक्टिविटी होने वाली है या फिर हो रही है, उसका मेन एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के ही अंदर हमारी सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटी चलती रहती है। तो यहाँ तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक हम देख चुके। इसके बाद हम देखने चाहते हैं कुछ सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं और कहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट यही है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यहाँ पे लिखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनेल जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। मतलब कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं वो केवल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नन मेम्ब्रेन, जो कि स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल present in both prokaryotic as well as
यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। तो ये एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाया करता है। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, इसको एज इट इज़ याद रखेंगे कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनले हैं वो तो केवल अपने यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, लेकिन जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनले है ये अपने दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। इसका एग्जाम्पल दें तो राइबोसोम ले सकते हैं। राइबोसोम जो होता है अपना, ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी ये राइबोसोम पाया जाता है। तो इस तरीके से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हो जाया करता है एनसीईआरटी का अपने। इसके बाद हम कुछ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनले हम पढ़ा करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि स्मॉलेस्ट सेल जो कि बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, हम हर जगह पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो स्मॉलेस्ट सेल है क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल को हम जानते हैं माइकोप्लाज्मा, बचपन से पढ़ते आते हैं। इसके बाद अपने पास है लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल की और एक टर्म होता है लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट की जब बात आती है तो लॉन्ग याद रखो, लॉन्ग सेल, तो इसको बोलते हैं हम नर्व सेल। नर्व सेल जो है अपना ये लॉन्गेस्ट है। और लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो होता है ऑस्ट्रिच एग होता है, लगभग 12 to 15 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, लगभग 12 to 50 सेंटीमीटर डायामीटर होता है, इसलिए ये लार्जेस्ट हो जाता है। और नर्व सेल लगभग 1 मीटर के करीब में हम बोल सकते हैं। इसके बाद माइकोप्लाज्मा को हम बोल सकते हैं 0.3 माइक्रोन मीटर का होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट सेल हुआ करता है। और जब हम अभी सेल को स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ साइज के भी इम्पोर्टेंट साइज भी हमें याद रखनी ज़रूरी होती है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट साइज ही मात्र पढ़ रहे हैं। तो जैसे अपने पास आ गया ये माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा की जो साइज होती है वो होती है 0.3 माइक्रोन मीटर। इसके बाद दूसरा है अपने पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो साइज होती है इसको एज इट इज़ याद रखेंगे 3 to 5 माइक्रोन मीटर, 3 to 5 माइक्रोन मीटर। ये यूनिट हमें खास करके ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया की जो साइज़ है 3.5 माइक्रोन है। इसके बाद हमारे पास आरबीसी है, आरबीसी का याद रखना है 7 माइक्रोन मीटर। याद रखना, हम सारा माइक्रोन मीटर में ही लिख रहे हैं। इसके बाद कुछ टिपिकल यूकैरियोटिक जिसको हम बोलते हैं एज मतलब एक कोई टिपिकल कोई भी यूकैरियोटिक सेल, नॉर्मल सेल, ये जो होता है 10 to 20 माइक्रोन मीटर, 10 to 20 माइक्रोन मीटर का होता है। इसके बाद अगर हम कोई भी टिपिकल एक बैक्टीरियल सेल, टिपिकल का मतलब नॉर्मल, टिपिकल का मतलब नॉर्मल से हम समझ सकते हैं 1 to 2 माइक्रोन मीटर। टिपिकल बैक्टीरियल सेल जो होता है अपने पास ये होता है 1 to 2 माइक्रोन मीटर। इसके बाद अपने पास आ जाता है, मान लीजिए हम वायरस का देख लेते हैं। वायरस भी अपना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो वायरस का 0.02 से 0.2 माइक्रोन मीटर, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट है इसको भी देखते हैं। इतने अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए अभी तक के, वायरस तक अपना सबसे ज़्यादा है। तो अभी हम 6 याद रखते हैं और इनका साइज। इसके बाद हम मूव ऑन कर जाते हैं अपना, जैसे कि हम पढ़ा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो अभी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक फ्लो डायग्राम बेसिकली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में हम यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें होता है सेल इन्वेलप की बात करेंगे। तो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के सेल इन्वेलप की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम इसका राइबोसोम की बात कर रहे हैं, राइबोसोम को देखेंगे। इसके बाद हम इसका कुछ मोटाइल या फिर मोटाइल और नॉन मोटाइल ऑर्गन की बात करते हैं। तो जब भी हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया ही अज्यूम करके चल रहे हैं। तो अभी हम सेल इन्वेलप को टारगेट कर रहे हैं। तो सेल इन्वेलप में अपने 3 पार्ट आ जाया करते हैं। पहला जो पार्ट है ये आता है अपना ग्लाइकोकैलिक्स। आइए हम यहाँ पे थोड़ा ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद है जो आता है वो होता है सेल वॉल।
सेल इनवेलप के तीन अपने कैटेगरीज आ गए हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और इसके बाद आ जाता है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब भी एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल पे हम हमेशा बैक्टीरिया ही अज्यूम करके चलें, तो अपने पास इसके सेल के आउटर कवरिंग जो हो गई सेल इनवेलप, और इस जो अपना सेल इनवेलप है ये तीन चीज़ से मिल के बना हुआ था। सबसे आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होता है सेल वॉल, उसके बाद हो गया अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है आउटर है, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पे हम आउटर टू इनर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम देखते हैं तो आउटर से इनर हम जाने की कोशिश करते हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो यहाँ पे हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स को थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स में एनसीईआरटी ने लिखा है ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये डिफर मतलब डिफरेंट हो सकता है, होता भी है डिफर इन कंपोजिशन, डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये डिफर होता है कंपोजिशन और थिकनेस में, और इस कंपोजिशन और थिकनेस में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे हम दो कैटेगरी में और हम इसको बांट देते हैं। जैसे कि लूज शीथ होता है, क्योंकि इसका कंपोजिशन और थिकनेस देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, तो हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला जो होता है लूज शीथ होता है। जब भी हम लूज शीथ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कभी कभी इस लूज शीथ को हम यहाँ पे स्लाइम लेयर भी बोल सकते हैं, स्लाइम लेयर। और इसके बाद आता है अपने पास टफ शीथ भी हो सकता है, टफ शीथ। टफ शीथ को जब भी टफ नाम आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैप्सूल। और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टाइप की उसमें कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है। ये सब हम आगे देख सकते हैं। इसके बाद अपना ग्लाइकोकैलिक्स के बाद हम सेल वॉल देख रहे हैं, और सेल वॉल तो हम देख रहे हैं। इसके बाद है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी हम इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी हम फॉरवर्ड करते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ओके, तो आइए देखते हैं हम बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो अभी हम इसका पीएम इन द सेंस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको बोलते हैं मीजोसोम बोलते हैं। ये मीजोसोम का हम फंक्शन भी देखेंगे और इसके फॉर्म भी देखेंगे। तो इस मीजोसोम के अपने पास तीन फॉर्म्स हुआ करते हैं। ये मीजोसोम आगे चल के बोल सकते हैं कि तीन तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। वेसिकल्स, पहला वेसिकल्स, दूसरा ट्यूबुल्स, तीसरा लेमिला। वेसिकल्स, ट्यूबुल्स, लेमिला बना लेता है। इसके बाद अभी हम इसका फंक्शन देख सकते हैं। तो मीजोसोम जो होता है हेल्प्स करता है, हेल्प्स इन। तो देखिए यहाँ पे किस में हेल्प करता है। तो ये जो मीजोसोम है बैक्टीरिया में हेल्प करता है इसका सेल वॉल फॉर्मेशन में। मतलब कि जो बैक्टीरिया के भी सेल वॉल हमने देखा है ना, तो इस सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा जो हेल्प करता है ये करता है डीएनए के रेप्लिकेशन में। दूसरा जो हेल्प किया डीएनए रेप्लिकेशन में। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सारे पॉइंट याद रखना है। डीएनए रेप्लिकेशन में तीसरा जो है ये हेल्प करता है हमारा रेस्पिरेशन में। उसके बाद ये हेल्प करता है सिक्रीशन में। इसके साथ ही साथ पांचवा पॉइंट है हेल्प करता है इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, इसको हम बैक्टीरिया के केस में मीजोसोम ले रहा है। तीन फॉर्म है, वेसिकल्स, ट्यूबुल और लेमिला। इस इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ये हेल्प करता है, 5 काम करने में हेल्प करता है, और ये पांचों के 5 फंक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन, तीसरा रेस्पिरेशन, चौथा सिक्रीशन, पाँचवा इस सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। इसके बाद हम कुछ और इसके जो मोटाइल और नॉन मोटाइल ऑर्गन की बात कर रहे थे, तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जब भी हम प्रोकैरियोटिक के
यहाँ पे जब भी हम प्रोकैरियोटिक के मोटाइल और नन मोटाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक क्लियर कट डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर बैक्टीरिया जो है अपने पास मोटाइल है, एनसीईआरटी ने इसी तरीके से लिखा और नीट में क्वेश्चन भी कई बार लगातार पूछे जा चुके हैं कि अगर बैक्टीरिया मोटाइल हुआ, इफ़ मोटाइल, तो फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाएगा ही पाया जाएगा। तो अगर बैक्टीरिया मोटाइल हुआ तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और इस फ्लैजिला के अपने पास 3 पार्ट्स हुआ करते हैं और तीनों पार्ट के नाम याद रखने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया हुआ। तो फिलामेंट दूसरा पार्ट का नाम होता है हुक, तीसरे पार्ट का नाम है बेसल बॉडी। तो तीनों पार्ट एज इट इज़ याद होने चाहिए, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी ऐसे याद होने चाहिए कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। जो भी बैक्टीरिया मोटाइल होता है उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। तो इस तरीके से जो भी मोटाइल है उसमें ये सारा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। इसके बाद फ्लैजिला के बाद हम कुछ पिलाई और फिम्ब्री का भी हम नाम सुनते रहते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए पिलाई और फिम्ब्री जो है ये जस्ट एक अपने सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। पिलाई और फिम्ब्री आर दी सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ पिलाई एंड फिम्ब्री आर द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन, किसमें प्ले नहीं करता है, तो मोटेलिटी, तो मोटेलिटी में चलने फिरने में हेल्प नहीं करता है। पिलाई एंड फिम्ब्री सरफेस स्ट्रक्चर हो जाया करता है। चलने में कौन हेल्प करता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है फ्लैजिला मोटाइल में हेल्प कर रहा है और यहाँ पे पिलाई और फिम्ब्री इस मोटेलिटी में कोई हेल्प नहीं करती है। डू नॉट प्ले रोल इन दी मोटेलिटी। इसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पे पिलाई के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो पिलाई होता है, पिलाई के बारे में हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं वही याद रखना है। तो पिलाई का जो स्ट्रक्चर होता है ये इलोंगेटेड होता है। दूसरा पिलाई जो होता है अपने पास ट्यूबुलर हुआ करता है और पिलाई एक स्पेशल, यहाँ पे बोल सकते हैं ये पिलाई स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ होता है जिसका नाम है पिलीन प्रोटीन, इस तरीके से। इसके बाद अब पिलाई के बाद हमने क्या देखा है, हमने देखा फिम्ब्री। तो फिम्ब्री की जब बात आती है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलोंगेटेड है, लेकिन जो फिम्ब्री होता है तो फिम्ब्री को बोलते हैं स्मॉल ब्रिसल लाइक। फिम्ब्री जो होते हैं अपने स्मॉल और ब्रिसल लाइक होते हैं और फिम्ब्री का काम होता है हेल्प्स, फिम्ब्री का वर्क्स लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे हेल्प्स बैक्टीरिया टू attach rock in streams and also host tissue, फिम्ब्री बोला ना सरफेस स्ट्रक्चर होता है, तो इसी तरीके से सरफेस स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होते हैं, हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, मतलब कि बैक्टीरिया के अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, स्मॉल होते हैं और ब्रिसल्स लाइक होते हैं। तो ये सारे पॉइंट हो गए अपने पिलाई और फिम्ब्री के बारे में। इसके बाद जो पॉइंट आता है अपना अगला वो होता है कि यहाँ पे हम एक टर्म सुना करते हैं, कॉमन टर्म है पॉलीसोम या फिर इसी को कभी कभी बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। तो यहाँ पे देखिए पॉलीराइबोसोम में जो बोलते हैं हम बोलेंगे यहाँ पे कि सिंगल mRNA, यहाँ पे इसका फॉर्मूला टाइप बना लेते हैं, सिंगल mRNA प्लस मेनी राइबोसोम, इसको बोलते हैं पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। इसका मतलब समझिए कि एक सिंगल मैसेंजर आरएनए पे, जब एक सिंगल मैसेंजर आरएनए पे कई सारे राइबोसोम जा कर के अटैच्ड हो जाते हैं, कई सारे राइबोसोम जा कर के जुड़ जाते हैं। जैसे कि ये mRNA है, जैसे कि मान लीजिए अपने पास एक सिंगल mRNA है, इसके ऊपर कई सारे राइबोसोम जा कर के जुड़ गए, तो इसी को बोलते हैं पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। तो यही हो गया अपने पास पॉलीसोम
या फिर इसी को बोलते हैं लोग इसी को और पॉलीराइबोसोम, जो कि हम टर्म सुन रहे हैं, ये आ जाता है। इसके बाद हम अभी कुछ इंक्लूजन बॉडी को पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं एटलीस्ट इंक्लूजन बॉडी के। तो देखिए, एक एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा सा टर्म है अपना इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? रिजर्व मटेरियल। इंक्लूजन बॉडी को डिफाइन जब भी करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक। मतलब कि प्रोकैरियोटिक में रिजर्व मटेरियल को क्या बोलते हैं? हम इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। और इंक्लूजन बॉडी को जब भी बोलेंगे तो नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन, ये मतलब मेम्ब्रेन लेस होता है, ये भी नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन। तीसरा पॉइंट जो हम इंक्लूजन बॉडी है, यह लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म। मतलब कि जो साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली लाई कर रहा है इंक्लूजन बॉडी अपने पास। इनका एग्जांपल देखिए, एनसीईआरटी में लिखा है। एग्जांपल है यह फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। मतलब फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स जो है साइटोप्लाज्म में तो ऐसे ही बिखरे हुए हो सकते हैं, तो वही चीज़ है फॉस्फेटिक ग्रेन्यूल। और क्या लिखता है एनसीईआरटी ने बोला है साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल का भी नाम लिया है। तो यहाँ पे देखिए साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल। तीसरा जो नाम लिया है वो है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे एक टर्म और लिखा है एनसीईआरटी में, वो है गैस वैक्यूल। आइए देख लेते हैं क्या है। गैस वैक्यूल जो होता है ये पाया जाता है फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसमें पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये अपने ग्रेन्यूल पाया करते हैं। तो ये सारा कुछ रहा अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो कि अभी हम शुरू से पढ़ा है सेल्स के बारे में। और बाकी जितना भी कुछ पढ़ा हमने, साइंटिस्ट के नाम देखे, साइज़ देखे, शेप देखे कुछ हमने, और हम कुछ टिपिकल बैक्टीरिया के सेल्स को पढ़ लिया है। इसके आगे हम इसके आगे का हम बेसिकली सेल वॉल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और सारे ऑर्गेनिज्म में लगभग हम सेल वॉल पढ़ने की कोशिश करेंगे एक फ्लो डायग्राम के हेल्प से। ओके, थैंक यू एंड स्टे ट्यून विथ अस।